सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने खास प्रोग्राम जिसमें खबरों का एनालिसिस हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जिससे प्रारंभिक परीक्षा में आपका स्कोर बेहतर हो सके। करंट अफेयर जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक तनाव का कारण बना रहता है, यह तनाव थोड़ा सा कम हो सके और प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण खबरों पर आप हमारे साथ मेहनत करके प्रारंभिक परीक्षा में अपने रिजल्ट को सिक्योर कर सकें, इसी के तहत यह प्रोग्राम डिजाइन किया है। आइए हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण कुछ खबरों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे संकल्प से सिद्धि योजना। इसमें दो शब्द हैं, पहला शब्द है संकल्प, दूसरा शब्द है सिद्धि। तो संकल्प हमने लिया है और संकल्प यह लिया है कि हम क्या करेंगे, 2022 तक भारत को न्यू इंडिया बनाएंगे। न्यू इंडिया बनाने का मतलब है एक ऐसे भारत का हम निर्माण करेंगे जहां पर गरीबी ना हो, जहां पर अशिक्षा ना हो, जहां पर कुपोषण की समस्या ना हो, जहां पर भ्रष्टाचार ना हो, जहां पर ग्रामीण और शहरी जो विभाजन दिखाई देता है वह ना हो। आपको याद हो तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था। इसमें हमने करो या मरो का नारा दिया था। इस अर्थात हमने यह जो है निर्णय लिया था कि अंग्रेजों को या तो हम बाहर करेंगे या फिर मर जाएंगे। तो हमने क्या किया, अंग्रेजों को बाहर किया। तो यह क्या था, हमारा एक संकल्प था। ठीक इसी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 अगस्त 2017 को यह जो है कि संकल्प से सिद्धि योजना प्रारंभ की गई, जिसमें हमने यह निर्णय लिया है कि जो हम संकल्प ले रहे हैं उन संकल्पों पर हम तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि उसको हम प्राप्त नहीं कर लेते। तो हमने पहला संकल्प लिया है 2022 तक भारत को न्यू इंडिया बनाएंगे, 2022 तक किसानों की आय को हम दुगुनी करेंगे। ठीक इसी तरह से आतंकवाद, गंदगी, सांप्रदायवाद, जातिवाद और गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण का क्या करेंगे, हम सामना करेंगे और इनको हम जड़ से समाप्त करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि कृषि के क्षेत्र में हमें बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। इसी के कारण इस कार्यक्रम को प्रारंभ में कृषि विज्ञान केंद्रों या फिर कृषि से जुड़े हुए जो कृषि राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उनमें भी इसको प्रारंभ किया गया। अब क्या हुआ है जिसकी वजह से चर्चा में बना हुआ है, तो आपको पता है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक जो है कि संगठन के रूप में ट्राइफेड काम करता है, जिसका नाम है, फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसने संकल्प से सिद्धि को प्रारंभ किया है 1 अप्रैल 2021 को, अर्थात 2017 की जो योजना है वह नए रूप में किसके माध्यम से, जनजातीय मामलों के माध्यम से फिर से प्रारंभ की गई है। यहां पर उद्देश्य रखा गया है जनजातीय क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना। यह जो योजना है, यह जो मुहिम है 100 दिन की है और इसके माध्यम से जो जनजातीय गांव हैं इनको डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा। उद्देश्य है जो वन धन अर्थात वनों से प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं इनके लिए विकास केंद्रों का निर्माण करना और जो विकास केंद्र बने हुए हैं वन धन के रूप में उनको और जो है कि प्रभावी करना। इससे क्या होगा कि जो भी जनजातीय लोग जो भी जंगली क्षेत्र से जो कुछ प्राप्त करते हैं, जिन चीजों का वह उत्पादन करते हैं उनको वह क्या करेंगे, बेच पाएंगे। अर्थात डिजिटल माध्यम से जब वह जुड़े होंगे तो उनके पास पूरे भारत में अपने प्रोडक्ट को बेचने का विकल्प होगा। इस योजना के तहत जैसे कि हमने कहा जो 100 दिन की मुहिम होगी, इसमें 500 गांवों को जोड़ा जाएगा और जो वन धन विकास केंद्र हैं इनका क्लस्टर बनाया जाएगा। क्लस्टर का मतलब मान लेते हैं एक राज्य है, इस राज्य में जो है कि कुछ जो है कि वन धन केंद्र बने हुए हैं जहां पर जनजातीय लोग रहते हैं। अब इनका क्या किया जाएगा, एक क्लस्टर बनाया जाएगा, क्लस्टर बना के इनको जोड़ा जाएगा और इन क्लस्टर केंद्रों को क्या किया जाएगा, डिजिटल फॉर्म से पूरे इंडिया के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। अर्थात ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मार्केटिंग के इनके पास विकल्प होंगे और यह विकल्प से यह फायदा होगा कि जो जनजातियों के द्वारा जो भी सामान, जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वह बिक सकेगा। इनके सामान को बोला जाएगा ट्राई फूड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राई फूड का मतलब क्या है, तो ट्राई फूड का मतलब
उन उत्पादों से है जो जनजातीय लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो उत्पादित किया जाता है, जिसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, अब जो है कि संकल्प से सिद्धि योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा 100 दिन के एक योजना मुहिम के रूप में प्रारंभ की गई है। ये जो ड्राई फूड होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे, इनकी बिक्री ऑनलाइन जो है कि और इनके साथ साथ जो फिजिकल जो शॉप्स होते हैं, दुकानें होती हैं, उनके माध्यम से होगा। और इसके लिए इस वेबसाइट का जो है कि प्रयोग किया जाएगा, tribesindia.com के माध्यम से इस सामान को बेचा जाएगा। तो इसके वजह से ये जो है कि योजना इस समय चर्चा में बनी हुई है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, और वह है शांति अग्रो सेना 2021। तो 4 देशों की सेना का एक सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान शामिल हो रहे हैं। यह प्रारंभ हो रहा है 4 अप्रैल 2021 से, और कहां पे हो रहा है? बांग्लादेश में। यह 9 देशीय जो है कि क्या है, एक सैन्य अभ्यास है। इसमें डोगरा रेजिमेंट के 30 सैन्य कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसकी जो थीम है, शांति अभियानों को मजबूत करना, रखा गया है। इसके जो पर्यवेक्षक देश हैं, अमेरिका है, तुर्की है, सऊदी अरब है, कुवैत है और सिंगापुर है। आपको पता है कि यह जो वर्ष 2021 है, यह जो है कि शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु की जन्म शताब्दी है, और बांग्लादेश आजादी की है क्या है, 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में शांति अग्र सेना जो है कि सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ये कहां प्रारंभ किया गया है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे डिजिटल RMB। दरअसल ये शॉर्ट फॉर्म है रेनमिनबी का। आपको पता है कि जो चाइना की करेंसी है, इसको बोला जाता है युआन या फिर रेनमिनबी। तो यह डिजिटल RMB है, यह क्या है, एक डिजिटल रेनमिनबी होगा, अर्थात चाइना की डिजिटल एक करेंसी है। और इसको फरवरी 2021 में चाइना ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया है, और अब यह क्या है, पूर्णतः प्रभावी होने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके वजह से जो RMB है, जो शॉर्ट फॉर्म है किसका, रेनमिनबी का, ये जो है कि क्या है, चर्चा में बनी हुई है। ये पूर्णतः जो प्रभावी है, उसको लिए जो टारगेट रखा गया है, वो रखा गया है इस वर्ष के अंत तक, या फिर जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक होने जा रहा है, उसके पहले इसको क्या किया जाएगा, प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो ये RMB है, डिजिटल RMB है, इसका जो ऑफिशियल नाम है वह है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। और ये जो क्या एक तरह से खास, एक तरह से मुद्रा है। मुद्रा इसलिए खास है कि ना तो ये बिटकॉइन है और ना ही है वैलेट है। जैसे आपने देखा होगा गूगल पे है, फोन पे है, इसके माध्यम से जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं उससे अलग है। इसमें क्या होगा, जो पैसे का आदान प्रदान होगा एक एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, और ये जो एप्लीकेशन बनाया जाएगा, ये पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक RBI है, इसके द्वारा चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा एक ऐप बनाया जाएगा, जिसमें आप पैसे का लेन देन कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा, अर्थात ये पीयर टू पीयर, व्यक्ति से व्यक्ति में ट्रांसफर इसके किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए अकाउंट के माध्यम से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और यह जो RMB है, ये क्या है, एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब है कि यह जो भी यहां पर लेन देन हो रहा है, वह ऐसा नहीं कि जैसे क्या होता है कि आप मान लेते हैं हमने आपको 100 रुपए भेजा, और 100 रुपए क्या हुआ, जो है कि फोन पे के माध्यम से हमने आपको भेजा, और 100 रुपए आप तक नहीं पहुंचे, तो फोन पे आपको जो है कि हर हाल में दे ही जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर लीगल टेंडर के रूप में यह कहा गया है कि नहीं, यह जो यहां पर जो भी आप लेन देन करेंगे, इसकी पूरी गारंटी किसकी होगी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की होगी। इसमें कोई ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं लगेगा, और इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो जिसका नाम है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको नाम दिया गया है। इसकी वजह से आपसे पूछा जा सकता है RMB क्या है, यह कहां पर प्रारंभ की गई है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे बिम्स्टेक पर। हाल ही में क्या हुआ, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक श्रीलंका की अध्यक्षता में आयोजित की गई। और ये जो बिम्स्टेक है, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये जो बिम्स्टेक है, इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसमें 7 सदस्य हैं, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। इसका जो गठन है 1997 में किया गया था, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से।
प्रारंभ में इसका जो नाम था वह था बिस्ट ईसी, अर्थात यहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया अर्थात भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, और ईसी का मतलब होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था। 1997 में म्यांमार इसमें शामिल हो गया और तब से इसको हम बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं। वर्ष 2004 में इसमें नेपाल और भूटान शामिल हुए थे। इसका जो उद्देश्य है वह है सहयोग बढ़ाना, पारस्परिक जो है कि सहायता बढ़ाना, जिससे इस पूरे क्षेत्र का विकास हम कर सकें। शिक्षा, विज्ञान और विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास के अन्य सभी क्षेत्र, व्यापार के सभी क्षेत्र और एक दूसरे के साथ बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करना इसका उद्देश्य है। ये जो बिम्स्टेक का क्षेत्र है, यहाँ पर दुनिया की लगभग 1.5 अरब जनसंख्या और विश्व की लगभग 22% जनसंख्या रहती है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके माध्यम से सार्क, जो आपको पता है कि दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन है, और आसियान जो कि पूर्वी एशिया के देशों का एक संगठन है, इनके माध्यम से बिम्स्टेक क्या कर रहा है, अपना प्रसार करने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि इसमें आपको देखा आपने कि इसमें जो है कि थाईलैंड भी शामिल है, इसमें म्यांमार भी शामिल है। तो इस तरह से इसको प्रयास किया जा रहा है कि जो दक्षिण एशिया की अपॉर्चुनिटी है उसको कनेक्ट किया जाए आसियान के साथ, और सार्क को भी इसके माध्यम से मजबूत किया जाए। 2018 के डेटा के अनुसार इनकी जो जीडीपी का आकार है वो $3.5 ट्रिलियन है। इसकी जो अध्यक्षता है बिम्स्टेक की, प्रत्येक वर्ष अल्फाबेट के माध्यम से रोटेट होती रहती है। इनके द्वारा कुछ संपर्क योजनाएं प्रारंभ की गई हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला है BBIN मोटर वाहन समझौता। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, आई जो है कि डिनोट कर रहा है इंडिया, और नेपाल के बीच में एक जो है कि मोटर वाहन समझौता हुआ है, जिससे कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन को सहूलियत दिया जा सके। इसी तरह से एक है कलादान मल्टी मॉडल परियोजना जो भारत और म्यांमार के बीच में चल रही है। इसी तरह एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग जो कि म्यांमार, भारत और थाईलैंड के बीच में चल रहा है, इसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसके जो शिखर सम्मेलन होते हैं, मंत्री स्तरीय बैठक तो होती रहती है, जो इसके शिखर सम्मेलन है वो कम होते हैं। जैसे 20 वर्ष में 4 बार सिर्फ शिखर सम्मेलन हुए हैं। तो ये था बिम्स्टेक के विषय में। अब हम बात करेंगे ग्वांतानामो जेल। यह जो जेल है क्यूबा के ग्वांतानामो बे में स्थित है। तो ये जो क्यूबा का ग्वांतानामो बे है, इसको देखिएगा फ्लोरिडा से थोड़ा सा पास में उसके देखिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। तो ग्वांतानामो जो बे है, इसी में क्या किया गया था कि एक जेल बनाया गया था जिसका नाम है ग्वांतानामो जेल। और ये जो ग्वांतानामो बे है अर्थात जो एरिया है, इसको अमेरिका ने 1930 में लीज पर लिया था और यहीं पर एक जेल का निर्माण किया गया था। जेल का निर्माण किया गया था 2001 में जो अमेरिका में क्या हुआ था, 11 सितंबर को जो अमेरिका में हमला हुआ था 2001 में, तो उस आतंकी हमले में जो लोग शामिल थे उनको सजा देने के लिए उनके लिए एक खास प्रकार का एक जो है कि जेल बनाया गया था। और ये जो जेल है इसको बोला जाता है पृथ्वी का नर्क है, दुनिया का सबसे खतरनाक जेल के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि धरती का नर्क है ये। तो इसको ऑपरेट कर रहा था अमेरिकी सेना और जो है कि वहां की CIA अर्थात सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा इसको जो है कि किया जा रहा था। और यह जो जेल है इसलिए खास है क्योंकि इसमें नारंगी पोशाक पहने हुए कैदियों को बेड़ियों में जकड़े हुए दिखाया जाता है। और अगर किसी कैदी को डराना हो कि आपको जो है कि ग्वांतानामो जेल भेज दिया जाएगा, तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति अगर उसने कुछ जुर्म किया होगा तो आसानी से उगल देगा, इतना जो है कि वह खराब है जेल की कंडीशन है। यहाँ पे छोटे छोटे पिंजरानुमा कटोरों जो कोठरियां होती हैं उसमें रखा जाता है, भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। और इस जेल के विषय में लंबे समय से कहा जा रहा था कि यहाँ पर मानवाधिकार का हनन होता है और इसके कारण यहाँ पर किसी को आने जाने भी नहीं दिया जाता था। यह अमेरिका के दक्षिणी कमान के तहत इसको रेगुलेट किया जाता था। बराक ओबामा इसको बंद करना चाहते थे, सफल नहीं हो पाए। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए, उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको चालू रखेंगे। लेकिन जो बाइडेन लंबे समय से इसको कह रहे थे कि हम बंद करेंगे, अर्थात चुनाव के समय से अब यह बंद हो गया है। अर्थात जो दुनिया का सबसे खतरनाक नर्क के रूप में जाने जाने वाला जेल है वह ग्वांतानामो बे में स्थित यह जेल है जिसको अब बंद कर दिया गया है। और इसमें एक ध्यान रखिएगा, इसमें कई कैंप बने हुए थे, कई हिस्से बने हुए थे। तो इसमें जो कैंप 7 है यह जो है कि इसको बोला जाता है ब्लैक साइट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए इस जेल के किस कैंप को ब्लैक साइट्स बोला जाता है तो इसको याद रखिएगा। और यह जो है कि सर्वाधिक क्रूर पूछताछ के लिए जाना जाता है। सरकार अर्थात अमेरिका की सरकार तो कैंप 7 से ही इनकार करती रही। अब हम बात करेंगे एस्टेरॉइड
अपोफिस के विषय में, तो नासा ने कहा है कि जो एस्टेरॉयड अपोफिस है वो 100 साल तक अब धरती से नहीं टकराएगा। और आपको पता है कि अपोफिस को तबाही का देवता बोला जाता है। कुछ समय पहले ही से पृथ्वी के पास से गुजरा था, तो आपने मीडिया में न्यूज सुना होगा कि पृथ्वी पर तबाही उत्पन्न हो सकती है। अब इसकी 2068 तक अर्थात 2068 तक इसके टकराने की संभावना नहीं है। तब तक के लिए क्या है, इस एस्टेरॉइड का जो पूरी जो इसकी परिक्रमा है उसको नासा ने रेगुलेट करने का प्रयास किया है या इसको चिन्हित करने का प्रयास किया है, तो अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है आर्थिक ये अपोफिस क्या था, तो याद रखिएगा ये क्या था, एक एस्टेरॉइड था। तो यह जो एस्टेरॉइड था ये 1120 फीट चौड़ा था और ये जो कठोर चट्टानों से बना हुआ था जिनमें लोहा और निकेल की मात्रा थी। 2029 तक धरती के करीब लगभग इतने किलोमीटर की दूरी पर यह निकलेगा, लेकिन उससे बस इतना होगा कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह पृथ्वी के करीब आ सकता है, लेकिन टकराने की उम्मीद नहीं है। मार्च 2021 में धरती के समीप से गुजरा था, इसकी वजह से टकराने की इसकी खबरें बनी हुई थी। अपोफिस जो है वह नासा के सेंटर फॉर एनईओ की रिस्क लिस्ट में शामिल है। रिस्क लिस्ट में शामिल ऐसे 21 जो है कि एस्टेरॉइड को शामिल किया गया है जो 100 साल में धरती से कभी टकरा सकते हैं, तो ये भी क्या है उसमें शामिल है। टकराने पर जो अगर ये टकरा जाता तो इससे इतना विध्वंस होता जितना 80,000 हिरोशिमा परमाणु बम धमाके के बराबर। आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे, तो वहां पर जो बम गिराए गए थे उससे 80,000 गुना ज्यादा यहां पर विस्फोट हो सकता था। इसका जो पूरा नाम है यह लिखा हुआ है, तो ये था आपका जो है कि अपोफिस के विषय में। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विषय में। इसको जो है कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इसका नाम है और इसको बनाया जा रहा है बांग्लादेश के रूपपुर में, जो कि ढाका के पास ही है। और यहाँ पर 1200 मेगावाट के दो जो है कि प्लांट बनाए जा रहे हैं और यह जो ढाका के समीप है, पद्मा नदी के किनारे है और पबना जो जिला है वहां पर यह स्थित है। यहाँ पर वर्ष 2023 तक प्रथम यूनिट क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। इस यूनिट की सबसे बड़ी खासियत यह है, या ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बांग्लादेश का, इसको भारत और रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसकी वजह से चर्चा में बना हुआ है। रूस की ये जो कंपनी है ये इसको क्या कर रही है, बना रही है। वर्ष 2018 में भारत इसमें शामिल हुआ था। पहले रूस और बांग्लादेश एक दूसरे से समझौता कर इसको बना रहे थे, लेकिन वर्ष 2018 में भारत भी इसमें शामिल हो गया। भारत ने बांग्लादेश को 1 बिलियन जो है कि LIC लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इसके लिए। ये लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ऐसा पैसा है जो दे दिया गया है, उनसे कहा गया है कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इस पैसे का आप प्रयोग क्या करेंगे, कोई भी सामान भारत से खरीदना, कोई सेवा लेनी हो तो आप ले सकते हैं। तो इस तरह का जो पैसा दिया गया था, इसी पैसे के माध्यम से बांग्लादेश क्या कर रहा है, यहां पर अपने जो है कि पावर प्लांट को स्थापित कर रहा है। इसमें जो भारतीय निजी कंपनियों की इसमें हिस्सेदारी है, जैसे लार्सन एंड टुब्रो है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ट्रांसरल लाइटिंग लिमिटेड है, बहुत सी कंपनियां इसमें शामिल है। अब भारत, आपको प्रश्न आप कर सकते हैं कि भारत ने खुद क्यों नहीं बनाया, क्यों रूस का सहयोग लिया? तो आपको पता है कि भारत जो है कि NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी सदस्य नहीं है और सदस्य ना होने के कारण भारत प्रत्यक्षतः परमाणु रिएक्टर नहीं बना सकता था। इसी के कारण भारत ने रूस के माध्यम से यहां पर अपने पड़ोसी देश में, अर्थात पड़ोसी देश में अपने पहुंच को, अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, भारत की जो न्यूक्लियर क्षमता है वो भी बढ़ेगी और भविष्य में जब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे या इसके तहत शामिल होने के लिए जो हमारे ऊपर प्रतिबंध है जब समाप्त हो जाएंगे, तो हम अफ्रीका के साथ साथ ये मध्य एशिया और कई अन्य क्षेत्रों में क्या करेंगे, अपनी जो न्यूक्लियर पावर की टेक्नोलॉजी है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।